बढ़ाने से क्या होगा, अमीर से पैसा कलेक्ट किया है, गरीब पे खर्च हो जाएगा। दिस इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? ये सर ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन मैंने क्विक रिवाइज करा दिया। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स मैंने कल बड़ी डिटेल से कराए। इसका क्रक्स आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, टैक्स लगाने का। जहां पर गवर्नमेंट चाहती है किसी चीज को एनकरेज करे, वहां पे टैक्स कम कर देती है, टैक्स माफ कर देती है, टैक्स का कोई फायदा दे देती है। जहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि डिस्करेज करे, वहां पे टैक्स ज्यादा कर देती है, बढ़ा देती है। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा देती है। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट अपनी कमजोर कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए टैक्स माफ कर देती है। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है ताकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल किया जाए। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल करती है ताकि इंटरनेशनल ऑर्डर्स हासिल किए जाए। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है किसी पर्टिकुलर सेक्टर और एक्टिविटी को डिस्करेज करने के लिए। सर जी रियल एस्टेट सेक्टर पे टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, पिछली बार भी बढ़े थे, इस बार भी बढ़ गए हैं। क्यों? लोग रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गए हैं। और एक बंदा है जो प्लॉट लेता है, वो 1 साल बाद प्लॉट करोड़ पे बढ़ जाता है, तो उससे माशरती तौर पे इकोनॉमिकली उस तरफ बेनिफिट तो नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस पर टैक्स बढ़ा दिया। तो भैया एक बड़ा की ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। गवर्नमेंट चाहती है सारी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल से रूट हो ताकि उनका प्रॉपर सबूत मौजूद हो। अगर सबूत मौजूद नहीं होगा तो टैक्स वाले कहते हैं कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे, सबूत मौजूद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको इनकम ट्रीट करके उस पर टैक्स लगा देंगे। दिस इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। मैंने इसके बाद टैक्स एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट को भी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। फिर 2C 2E सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इक्वालिटी, इकोनॉमी, इन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। बेनिफिट प्रिंसिपल, जितना फायदा ले रहे हो उतना टैक्स जमा कराओ। एबिलिटी टू पे, जितनी हैसियत है उतना टैक्स जमा कराओ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स परसेंटेज पे सब लोगों को टैक्स जमा कराना चाहिए। प्रोपोर्शनल टैक्स, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा लेकिन टैक्स रेट फिक्स रहेगा। रिग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, टैक्स रेट भी बढ़ेगा। जबकि रिग्रेसिव टैक्स था, इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट कम होगा। और सर इस केस में हमने ये कहा था कि असल में यूनिफॉर्मली सब पर एक जितना टैक्स लग जाता है। अमीर आदमी के लिए मुश्किल नहीं होता, गरीब आदमी के लिए वो सख्त होता है, मुश्किल होता है। ये सारी बातें मैंने आपको ये देखना, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है सेम, ठीक है। यूनिफॉर्म जो सेम होता है सारे बच्चों का, यूनिफॉर्मली सब लोगों के लिए एक जितना टैक्स है। अब अमीर आदमी के लिए वो मुश्किल नहीं है, गरीब आदमी के लिए मुश्किल है। तो सर रिग्रेसिव टैक्सेस भी हो गया, प्रोग्रेसिव टैक्सेस भी हो गया। अब आ गया करेक्ट। यहां से मैंने आज का काम शुरू करना है। सर जी मैंने एक कोई रिकैप दे दिया, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए। जहन में कोई बात, कोई सवाल है? सर मैं हाजिर हूं। सर जी करेक्ट टैक्स के क्या खुसूसियात होनी चाहिए या होती हैं? पहली, टैक्स एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है, वॉलेंट्री नहीं है। वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है? सर वॉलेंट्री का मतलब होता है रजाकाराना। भाई ने बड़ा अच्छा लफ्ज बताया। एक बंदा है, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, सामने एक चाचा जी आ जाते हैं बुजुर्ग, उनके हाथ में टोकरी होती है, वो सब लोगों को कह रहे हैं मस्जिद का चंदा जो
आप भी सामने आते हैं, आप भी कुछ दे देते हैं, क्या आप मजबूर हैं देने के लिए? नहीं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं भाई दूर से ही देखा कि वो बंदा टोकरी लेके आ रहा है, फौरन 2 नफल पढ़ने लग गए। उन्होंने कहा यार ये पढ़ लो, इस बंदे की टोकरी से बचो। सर जी समझ आ रही है? चूंकि आप पर लाजमी नहीं है वो पैसा देना तो कोई मसला नहीं है, वॉलेंट्री है। लेकिन अगर आपको टैक्स का नोटिस आ जाए और आप 2 रकत नमाज पढ़ने लग जाए तो क्या वो नोटिस टल जाएगा? सर टैक्स वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन नहीं है, एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, लागू की गई है, लगाई गई है, इम्पोज्ड है, टैक्स देना ही पड़ेगा। टैक्स ना देना कानूनन जुर्म है। यार मेरी बात पिक कर रहे हैं? वॉलेंट्री नहीं है, एनफोर्स्ड है। सर एक बंदे का टैक्स बनता है 50,000 रुपये, वो कहता है भाई ये मेरी मोटरसाइकिल ले लो, क्या ऐसा मुमकिन है? टैक्स वाले कहते हैं नहीं, इन काइंड नहीं दे सकते आपस। टैक्स वाला कहता है प्रोमिसरी नोट। मैं आप लोगों ने लॉ में प्रोमिसरी नोट पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो नोट जिस पे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं पे कर दूंगा। टैक्स वालों ने आपको कहा टैक्स जमा कराएं, आपने नोट लिख दिया है कि मैं वादा करता हूं कि मैं अगले महीने की 25 तारीख को टैक्स जमा करा दूंगा। क्या टैक्स वाले ये वाला नोट कबूल कर लेंगे? नहीं भाई, टैक्स वाले वही वाला नोट कबूल करते हैं जिस पे कायदे आज़म की तस्वीर बनी होती है। ठीक हो गया? सर जी चेक नहीं कबूल करेंगे, प्रोमिसरी नोट नहीं कबूल करेंगे, इन काइंड नहीं कबूल करेंगे, सिर्फ कैश में जो पैसे गए हैं या बैंक में पैसे ट्रांसफर हुए हैं सिर्फ उसको कबूल किए जाएंगे। टैक्स प्रोपोर्शनेट इन कैरेक्टर है। पेमेंट ऑफ टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। प्रोपोर्शनेट हो या एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पर होना चाहिए। टैक्स इनकम पर भी लग सकता है, ट्रांजैक्शन पर भी लग सकता है, प्रॉपर्टी पर भी लग सकता है। इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स कहते हैं, ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स लगता है उसको सेल्स टैक्स कहते हैं, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है उसको प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। वो कहते हैं इन चीज़ों पर टैक्स लागू होता है और टैक्स एक्ट्स राइट्स और प्रिविलेजेस पर भी लगता है। सर जी जो प्रिविलेज आपके पास होते हैं, जो बेनिफिट्स आपके पास होते हैं उस पर भी, आप फ्रेंचाइज ले लेते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, आपके पास राइट्स होते हैं उस पर भी टैक्स लागू किया जा सकता है। सर वो कहता है कौन लागू करेगा टैक्स? वो स्टेट लागू करेगी। कौन सी स्टेट? जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो बंदा या प्रॉपर्टी आ रही। सर ये ज्यूरिसडिक्शन क्या है? दायरा इख्तियार, हदूद। मैं एक एग्जांपल दे के आपको ये बात समझाता हूं। ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं दायरा इख्तियार को या हदूद को। इसका क्या मतलब है? Tax is levied by the state which has jurisdiction over the person or property. एग्जाम्पल बताने लगा था jurisdiction की, जरा आपके जहन में रहेगी। याद है कल मैंने स्टोरी सुनाई थी चोरी वाली? भाई निकला एक बंदे ने सर पे गन रख के मुझसे पैसे चुरा लिए। मैं जनाब ये जब वाकया हुआ मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने फौरन घर चला गया। घर गया, घर जाके घर वालों ने मुझे कहा कि जनाब शनाख्ती कार्ड आपका पर्स के अंदर था, आप ना FIR कटवा लें। मॉडल टाउन थाने में चला गया FIR कटवाने, कहते हैं वकुआ किधर हुआ है? मैंने कहा जी गार्डन टाउन में, स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस के पास। कहते जनाब वो इलाका हमारी हदूद में नहीं है, उस थाने में जाकर FIR दर्ज कराएं। या मेरी बात पे कर रहे हो? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ अथॉरिटी। वो थाना कहता है कि हमारे एरिया ऑफ अथॉरिटी में गार्डन टाउन का इलाका नहीं आता। अब आप समझे ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है एरिया ऑफ अथॉरिटी। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है एरिया ऑफ अथॉरिटी। तो भाई
The tax is levied by the state which has jurisdiction over the person or property, that is only property, only persons, properties, acts, rights or transaction within the jurisdiction of the taxing state are subject to taxation. जिस टैक्स डिपार्टमेंट की हदूद में पर्सन या प्रॉपर्टी आएगी उसके पास अथॉरिटी होगी कि वह कानून को नाफिज करवा सके, लागू करवा सके। सर, टैक्स को लागू कौन करवाता है? लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट। पाकिस्तान में ये कौन है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR का इदारा है। और टैक्स का लॉ अप्रूव कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। सर, नेशनल असेंबली के सामने सर जी एक स्टोरी है, आपने इसको हमेशा ही याद रखना है। सर, होता ही है जून के फर्स्ट वीक में बजट बिल पेश किया जाता है, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल जब पेश किया जाता है, ये जब पास हो जाता है, नेशनल असेंबली के सामने पेश करती है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली के सामने पेश करती है फाइनेंस बिल। जब ये पास हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। इस जून में जो फाइनेंस बिल पेश हुआ तो ये फाइनेंस एक्ट 2023 के लाया। फाइनेंस बिल 2023 पेश हुआ, फाइनेंस एक्ट 2023 के लाया। किसने पेश किया था? इसहाक डार ने। इसहाक डार कौन है? हुकूमत का नुमाइंदा है ना, फेडरल गवर्नमेंट का आदमी है। फेडरल गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल पेश किया नेशनल असेंबली के सामने, नेशनल असेंबली ने इसको अप्रूव कर दिया तो क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट बन गया। फाइनेंस एक्ट बन गया। फाइनेंस एक्ट 2000, फाइनेंस एक्ट 2023। अच्छा जनाब, ये फाइनेंस एक्ट जो बना है, इस फाइनेंस एक्ट के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तब्दीली आती है। और ये वाला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो कानून है जिसके जरिए हम असल में क्या करते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये इनकम टैक्स से रिलेटेड कानून फाइनेंस, इनकम टैक्स से रिलेटेड कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। ये वो कानून है जिसके जरिए इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। और ये ऑर्डिनेंस में तब्दीली कैसे की जाती है? 2000, ये फाइनेंस एक्ट के जरिए। ये असल स्टोरी है। तो मैं एक बार ज़रा बात को कंक्लूड करूं, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। फाइनेंस बिल पेश हुआ नेशनल असेंबली के सामने, फाइनेंस बिल पास होकर क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट बन गया। फाइनेंस बिल 2023 पेश हुआ, फाइनेंस एक्ट 2023 बन गया। ये वाला जो कानून बना, पता है ये किस पीरियड के लिए बना? ये वाला फाइनेंस एक्ट टैक्स ईयर 2024 के लिए बना है। यानी 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024, इस पीरियड के लिए। यानी भैया कानून पहले बनेगा ना, कानून बनेगा तो फिर उससे अगला स्टेप है ना कानून पर अमल दरामद। ये कानून पास हो गया नेशनल असेंबली से और ये कानून पर अमल दरामद इस साल के लिए ये कानून बनाया गया है। 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक इस साल के लिए कानून बनाया गया है और उसे कहा जाता है टैक्स फॉर द टैक्स ईयर 2024। सर जी ये बात मैं मजीद इस पर थोड़ी सी डिस्कशन इस उसकी एंड पर करूंगा
जब ये हमारा ख़त्म हो रहा होगा ना ये वाला चैप्टर, वहाँ पर भी ये वाली बात है, एक दो बातें वो वहाँ पर करूँगा। सर जी इतना आपको समझ आ गया, टैक्स का जो कानून है वो पार्लियामेंट में पेश होता है, पार्लियामेंट में अप्रूव होता है, यस और नो? आगे आ जाओ। आपको पता है टैक्स जो लागू किया जाता है उसका असल मकसद क्या होता है? अवाम, गवर्नमेंट को पैसे दिए जाते हैं ताकि मुल्क को चलाया जा सके। अल्टीमेटली मुल्क को चलाने का मतलब क्या है? अवाम का फ़ायदा हो। मेनली 4 चीज़ों में टैक्स का पैसा इस्तेमाल होता है, जो मेजर पर्पस होता है ना टैक्स के लिए, टैक्स का पैसा 4 चीज़ों में इस्तेमाल होता है। चीज़ नंबर 1 सिक्योरिटी, इसमें बैरूनी सिक्योरिटी भी है जिसके लिए आर्मी होती है, और अंदरूनी सिक्योरिटी भी है जिसके लिए पुलिस होती है। दूसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, ब्रिजेस, सड़कें और बाकी बिल्डिंग्स वगैरह भी इसमें शामिल हैं, जैसे ये आईटी का पूरा सेंटर बना हुआ है। सिक्योरिटी भी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया। तीसरा हेल्थ, चौथा एजुकेशन। सिर्फ ये 4 नहीं है लेकिन मेनली ये 4 है। लो सर, अब आ गया प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम। साउंड का मतलब होता है तगड़ा। अगर टैक्सेशन सिस्टम आपने तगड़ा बनाना है, साउंड टैक्सेशन सिस्टम है, तो फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले आ गया फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल कहते हैं माली और एडिक्वेसी कहते हैं काफ़ी होना। वो कहते हैं टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिससे इतना पैसा कम से कम जनरेट हो कि बंदा माली तौर पर मतलब इतने पैसे कमा ले कि मुल्क के खर्चे कर सकें। सर जिस तरह हम लोग जब पढ़े होते हैं तो हमारा सबसे पहला टारगेट कोई वो नहीं होता कि हम बहुत लैंडलॉर्ड बन जाए। इनिशियल टारगेट ही होता है हम इतने पैसे कमा लें कि घर से पैसे ना मंगवाने पड़े। ऐसा ही है ना, ये होता है आप फिस्कल एडिक्वेसी। टैक्स वाले भी ये नहीं कहते कि हमने इतने पैसे इंशाल्लाह कमा लेने हैं कि अमेरिका ही पूरा खरीद लें, नहीं। वो ये कहते हैं कि हम इतने पैसे कमा लें कि मुल्क के खर्चे पूरे करने जोगे हो जाए। सर समझ आ रही है? वो कहते हैं टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए, टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको ज़्यादा पैसे दरकार हैं तो टैक्स से ज़्यादा पैसे जमा हो जाएं, और अगर आपको कम पैसे दरकार हैं तो हम टैक्स को कम कर दें ताकि आवाम को रिलीफ दी जा सके। वो कहते हैं रेवेन्यू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जितने पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, जितने पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर की तब्दीली के रिस्पॉन्स में आपका रेवेन्यू भी कम ज़्यादा हो। निज़ाम ऐसा होना चाहिए। सर डैम बनाना है, टैक्स ज़्यादा चाहिए, आवाम को रिलीफ देनी है, टैक्स माफ़ कर दें, ये काम कर दें। फिस्कल एडिक्वेसी आ गई। इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, taxes must be based upon the ability to the citizen, ability of the citizen। जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स जमा कराए। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, सर टैक्स ऐसा होना चाहिए कि वो क्लियर एंड प्लेन हो। सर जी ये बात पहले भी कभी पढ़ी? शाबाश, ये बात हमने एडम स्मिथ ने भी हमें कही थी, क्लियर और प्लेन होना चाहिए। तीसरी बात पढ़ना, कन्वीनियंस एज टू टाइम एंड मैनर, ये भी एडम स्मिथ ने की थी। इतना बर्डनसम ना हो कि बिजनेस एक्टिविटी को डिस्करेज करे, ये भी एडम स्मिथ ने कही थी। सर अब इसमें एक बात नहीं है, टैक्स को चलाने के लिए, टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसे स्टाफ होना चाहिए जो एडिक्वेट और वेल ट्रेंड हो, जो एडिक्वेट और वेल ट्रेंड हो।
Administrative feasibility. Tax should be clear and plain, enforceable by the adequate and well-trained public officials, convenient as to the time and manner of payment, not unduly burdensome to discourage business activity. सर एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी के बाद आ गया कंसिस्टेंसी। सर आपका मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है हमने आप पर टैक्स का बोझ कम करना है, उतो IMF आ जाता है। IMF कहते हैं नहीं जी आप लेवी बढ़ा दें, तो आपका टैक्स का मिनिस्टर आके FBR का बंदा कहता है, चेयरमैन FBR कहता है हम पेट्रोल प्राइसेस पर 10 रुपये लेवी बढ़ा रहे हैं, पहले 50 है अब 60 कर दी। सर ये हो रहा है ना, मुल्क का वज़ीर आज़म कुछ कह रहा है, टैक्स का बंदा कुछ कह रहा है, बस ये चल रहा है। वो कहता है टैक्स का कानून ओवरऑल इकोनॉमिक गोल के साथ इन लाइन होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, और सारे जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के जिनका ताल्लुक बेसिक सर्विसेज इंटेंडेड फॉर द मैसेज है वो इन लाइन हो। जो मुल्क का ओवरऑल प्लान है टैक्स का भी प्लान वही होना चाहिए। सो दिस इज कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टैक्सेशन लॉज ऑफ पाकिस्तान। यार ये बात समझ आ गई सर जी? लो सर, ये एक डिस्कशन थी, मैं आपसे चाहता हूं एक बार प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम अच्छे से पढ़ लें। भाई मुझे पानी का मैंने किसको कहा था भला? आया तो नहीं है ना पानी? हो गया। लो सर, यार कोई बात ऐसी जो पूछना चाह रहे हो? सर जी टैक्स मेनली आपके जो बेसिक सर्विसेज जो आम आवाम को दी जा रही है, टैक्स का कानून उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट ने जो फैसला किया ओवरऑल जो सर्विसेज देने का, वो वाली सर्विसेज जो हैं उसके हवाले से जो कानून है टैक्स का वो इन लाइन होना चाहिए। इसमें दो बातें, टैक्स लॉज कंसिस्टेंट होने चाहिए इकोनॉमिक गोल्स और उन प्रोग्राम्स के साथ। ये इसके साथ और के साथ ये वाली लाइन जुड़ गई है सर, असल में एक ही बात। लो सर, थैंक यू जी। लो सर आगे चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मेरी कोशिश है
मैंने आपको 4-5 मिनट खुद इंटेंशनली दिए हैं ताकि आप अभी के अभी इसको तैयार कर लें। ये जो फिजिकल एडिक्वेसी वाला पॉइंट है और साउंड टैक्सेशन सिस्टम है, पास पेपर में आया हुआ है ये, तो मैंने आपको इंटेंशनली टाइम दिया है कि इसको आप साथ के साथ तैयार कर लें। आगे चल रहा हूँ, जो गैप मैं आपको दूंगा सोच समझ के दूंगा। मुझे पता है किस टाइम पे मैंने 3-4 मिनट के लिए पानी की ब्रेक करनी है, और वो टाइम में मैं आपको काम दे दूंगा ताकि आप वो देख लें। वो वाला एरिया इंपॉर्टेंट होगा जो मैं आपको कहूँगा। लो सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह के टैक्स हैं। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? अगर आपने गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना है तो डायरेक्ट टैक्स। अगर आपने गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करना है थ्रू इंटरमीडिएट तो इनडायरेक्ट टैक्स। डिस्कशन करते हैं थोड़ी इस पे सर, किताब बाद में पढ़ते हैं। यार हम इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवाते हैं और टैक्स नेशनल बैंक में जाके जमा करवाते हैं। सर दिस इज डायरेक्ट टैक्स। ऑन द अदर हैंड हम फ्यूल जब भरवाने जाते हैं तो हर लीटर पे 60 रुपए की लेवी है। ऐसा कभी हो सकता है कि हम मुझसे कहें कि यार तुम 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, वो कहेगा सर कितने का फ्यूल है, 262 का। हम उसको 202 रुपये दें, उनसे कहें यार बाकी मैं जानूँ और FBR जाना, क्या वो मानेगा? FBR ने आप क्या कहा, इस बंदे को दे दो टैक्स, ये मुझे जमा करा देगा। अब आप गौर करो कैसे इंटरमीडिएट के जरिए टैक्स जमा हो रहा है। जबकि इनकम टैक्स क्या था, मैं खुद जाके जमा करवाता था। जो टैक्स मैंने खुद जमा करवाना है, जिस टैक्स का जिम्मेदार मैं खुद हूं, वो डायरेक्ट टैक्स। जिस टैक्स का मैंने जूस खरीदा उस पर लिखा हुआ था 50 रुपए और उस पर सेल टैक्स लिखा हुआ था 12 रुपए, मैंने उसको 38 रुपए नहीं दिए, पूरे 50 दिए। कभी जाके उससे पूछा कि भाई वो मैंने कल तुम्हें जूस खरीदा था तो 12 रुपए टैक्स के दिए थे, वो भी जमा करा दिए थे? कभी जाके पूछा? नहीं पूछा। सर ये जो नहीं पूछा ना, इस वजह से कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब मैंने टैक्स उसको दे दिया, मेरा काम क्या हो गया, खत्म। सर जी इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इंटरमीडिएट को देना टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो FBR तक पहुंचाना टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है। सर जी मेरी बात फर्क समझ आ गया? सर direct taxes that are directly paid to the government by the taxpayer। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट टैक्स पेयर को पे करती है। इट इज अ टैक्स अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये वो टैक्स है जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराती हैं। इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, वेल्थ टैक्स इसकी एग्जांपल है। इनकम टैक्स जो होता है ये तो ये सैलरीड जो होते हैं लोग, उनको कट के मिलती है। बहुत अच्छी बात है। तो सर फिर वो एम्प्लॉयर से तो वो भी नहीं पूछते कि आपने जमा कराया है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल एक सवाल है जो मैंने इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने के बाद पिच करना था, लेकिन अब आपने अभी पूछ लिया तो इसका जवाब सुन लीजिए। क्योंकि एक तरतीब है कि मैं पहले आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ाता, फिर इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता, उसके बाद मैं आपको ये पूछता कि जी मुझे जो सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए, उसमें से 10,000 रुपये टैक्स काट के ये मुझे 90,000 पे करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 10,000 रुपये का टैक्स मुझे कट के मिला है, ये अब डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? हमने तो यही पढ़ा कि अगर मैं सर जी इसका जवाब ये है सैलरी इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, अल्टीमेटली मैं जिम्मेदार हूं उस टैक्स को FBR को जमा कराने के लिए। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जब मैं पे कर देता हूं तो मैं मुड़ के कभी नहीं पूछा कि यार तुमने टैक्स FBR को जमा करवाया या नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? डायरेक्ट टैक्स में मैं जिम्मेदार हूं
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एफबीआर को रिटर्न जमा कराऊं और बताऊं कि ये 1,20,000 का टैक्स एसबीआई ने मेरा काटा है। मैं अपनी रिटर्न में शो करूंगा कि टोटल मेरा टैक्स बना है 2 लाख रुपए का, 1,20,000 का टैक्स एफबीआर ने मेरा आपको जमा कराया है, 80,000 रुपए का टैक्स मैं खुद जमा कराऊंगा। तो भैया मैं 2 लाख के पूरे टैक्स के लिए जिम्मेदार हूं, एफबीआर को मैं जवाब दूं। लेकिन जिस वक्त सेल्स टैक्स मैंने जूस खरीदने पर पे कर दिया, कभी मैंने उसके बारे में उससे नहीं पूछा, उसके लिए मैं जवाब दे। और यार मेरी बात पिक कर रहे हो, ये असल फर्क है। वो टैक्स जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूं वो डायरेक्ट टैक्स है। वो टैक्स जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खत्म हो जाती है इंटरमीडियरी को देके, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको पता है एसबीआई को मैं कभी भी कह सकता हूं कि भाई मेरा वो दो, मुझे चालान्स दो, जो टैक्स तुम मुझसे काट के एफबीआर को जमा करवाते हो उसके चालान लेना मेरा हक है। मैं चालान क्यों लूंगा? मैं वो चालान अपने पास रखूंगा, मेरे पास सबूत है कि मेरा टैक्स इन्होंने काट के एफबीआर को जमा कराया। और अगर मेरा 2 लाख रुपए का टोटल टैक्स बना है, 1,20,000 के चालान मुझे एसबीआई देता है, बाकी 80,000 मैंने जमा करवाना है, तो उस पूरे 2 लाख के लिए मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन सेल्स टैक्स में ऐसा नहीं होता। सेल्स टैक्स में जब मैंने टैक्स दे दिया खत्म, कभी मुड़ के नहीं देखा कि की बने। सर समझ आ रही है? सर ये असल डिफरेंस है। बहरहाल अभी इसको डिस्कस करते हैं, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। डायरेक्ट टैक्स आर टैक्सेस दैट आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द टैक्स पेयर। इट इज अ टैक्स अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। ये वो टैक्स है जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। सर जी इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। उसने कहा इनकम टैक्स नेट इनकम पे लगता है। व्हाट इज नेट इनकम? सर व्हाट इज नेट? नेट सेल क्या होती है? सेल माइनस सेल रिटर्न। नेट इनकम क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटीज। नेट का मतलब होता है उसके ऑपोजिट वाली चीज माइनस करके। तो नेट इनकम पे टैक्स लगता है, यानी खर्चे माइनस करके जो अमाउंट बचती है उस पे टैक्स लगता है। इसको इनकम टैक्स कहा जाता है। कितने हेड्स हैं इनकम टैक्स में? उसने कहा 5 हेड्स हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इस सारों के चैप्टर हैं बाकायदा 5, 6, 7, 8, 9, 10। इंशाल्लाह वहां पे बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। कैपिटल वैल्यू टैक्स डिफरेंट ट्रांजैक्शंस पे लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे लगता है और राइट्स के ट्रांसफर पे लगता है। बस इतनी ही एक लाइन है, इतनी पढ़नी है, इतनी याद करनी है और इतनी ही सोचनी है। कैपिटल वैल्यू टैक्स मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस पे लगता है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे या राइट्स की ट्रांसफर पे। बस इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इंटरमीडियरी को जमा करवाया जाता है। इंटरमीडियरी को जमा करवाया जाता है। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय द इंटरमीडियरी फ्रॉम द पर्सन हु अल्टीमेटली बेयर्स द इकोनॉमिक टैक्स पेयर। सर 100 रुपए की चीज है, उस पर 20 रुपए का टैक्स है, कितने की मिलेगी मार्केट में? 120 की। ये जो ऊपर 20 रुपए का टैक्स आप जमा करा रहे हैं, ये किसके ऊपर बोझ है? जो खरीद रहा है। टैक्स सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं, वो यही बात कह रहा है कि भाई टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इंटरमीडियरी कलेक्ट तो कर लेता है, लेकिन इसका असल बोझ किसके ऊपर होता है? उस बंदे पे जो उसको खरीद रहा होता है। भाई मेरी बात पिक कर रहे हैं? दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। जरा इनडायरेक्ट टैक्स में 3 बातें हैं। वन इज कस्टम ड्यूटी। पाकिस्तान की हदूद में से जो चीज भी बाहर जाएगी या पाकिस्तान के अंदर आएगी, इस पे जो टैक्स लगता है इसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अब ड्यूटी कस्टम ड्यूटी कहलाती है, इस पे टैरिफ। सर जी मुख्तलिफ लफ्ज होते हैं टैक्स के, ड्यूटी, टैरिफ, टैक्स। ये तीनों का मतलब असल में क्या है?
टैक्स ही है। लेवी, लेवी का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, इससे मुराद भी क्या है, टैक्स ही है। सर अच्छा जनाब, हाई टैक्स रेट आर लेविड ऑन लग्जरी आइटम। सर जी, अब एक पाकिस्तान के मुल्क से बाहर को बॉर्डर जो चीज क्रॉस करेगी उससे टैक्स लगेगा, और केड़ा टैक्स होएगा, कस्टम ड्यूटी होगी। सर जी, वो भाई ने, खान साहब ने मुझे कहा था, वो आज आए हुए ने कहा था सर आपने पंजाबी नहीं बोलनी। मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू में पंजाबी बोलो। तो वो कौन सा टैक्स होगा भाई, कस्टम ड्यूटी वो टैक्स है। पाकिस्तान के बॉर्डर से कोई चीज बाहर जा रही है या बाहर से अंदर आ रही है, ये जो टैक्स होगा इसको कस्टम ड्यूटी कहा जाएगा। गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान आर लायबल टू रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज एज प्रिस्क्राइब्ड इन पाकिस्तान कस्टम टैरिफ। अच्छा, आप जब पाकिस्तान से कोई चीज़ बाहर जाएगी नहीं, एक्सपोर्ट हो, तो ये तो बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट से तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, मुल्क का फ़ायदा होता है, ये ठीक है, जाने इस पे टैक्स नहीं लगाना। और जो पाकिस्तान में जो चीज़ आए वो इंपोर्ट है, इंपोर्ट की वजह से नुकसान होता है, इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिकली नुकसान है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है ये किस कैटेगरी की है। अगर आपके मुल्क में गंदम इंपोर्ट हो, गंदम शॉर्ट हो गई है, वो इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो नहीं करनी चाहिए ना, मुल्क का नुकसान है कि बंदे भूखे मर जाएं। करनी चाहिए ना सर, मजबूरी है, करनी पड़ेगी। तो भैया एक नेसेसरी गुड्स की इंपोर्ट ये तो करनी पड़ेगी। सर आपके मुल्क की सबसे बड़ी इंपोर्ट क्या है? सर पेट्रोल, फ्यूल, चाय साहब फ्यूल है, फ्यूल है सर, फ्यूल। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, अब दूसरी एक और कैटेगरी है, एक ऐसी चीज जिसके बगैर गुजारे नहीं है, वो तो इंपोर्ट करनी है। अब दूसरी चीज है रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने रुई इंपोर्ट की, पाकिस्तान में मिल लगी हुई है, उस मिल में रुई में से धागा बनेगा। पाकिस्तान में स्टिचर्स बैठ, वो वेविंग मशीन है, वेविंग से धागे से कपड़ा बनेगा। फिर उससे बाद अगला स्टेप है, दर्जी बैठे हैं, डिजाइनर बैठे हैं जो कपड़े को ड्रेस बनाएंगे, फिर उसके बाद लोग खरीदेंगे। यार एक और ऑप्शन है, चाइना से बनी बनाई बेहतरीन कपड़ा ड्रेस मंगवा लें। कौन सी ऑप्शन बेहतर है? रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे तो फायदा होगा ना। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं, ये पॉइंट है सर। तो कहते हैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे उस पर रेगुलर टैक्स लगेगा, इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप BMW इंपोर्ट करोगे या आप कैट फूड या डॉग फूड इंपोर्ट करोगे तो जनाब उस पर सर प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करना कैसा है? अच्छा है, प्लांट एंड मशीनरी पाकिस्तान में आ जाए तो उससे लोग आएंगे, मजदूरी होगी, लोग काम करेंगे, प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट डेवलप होगी। सर फायदा है। तो गौर करना, हायर रेट टैक्स लगेगा लेस एसेंशियल गुड्स पर और लग्जरी गुड्स पर, और इंपोर्ट टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी और रॉ मटेरियल क्या होगा? कम होगा, लेस देन दोज कंज्यूमर गुड्स। सर जी कंज्यूमर गुड जो बना बनाई ड्रेस मंगवाया उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा, और जो खुद धागा मंगवा के कपड़ा बना के ड्रेस बना के भेजे उस पर टैक्स कम। सर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सर हमारे जहन में ये बात होती है कि टैक्स सिर्फ 100 रुपए की चीज़ है उस पर सालन पे टैक्स लगा हुआ है। टैक्स सिर्फ वैल्यू पे लगता है, जरूरी नहीं है। टैक्स किलो के हिसाब से भी लगता है, हर किलो पे 2 रुपए टैक्स है। टैक्स नंबर के हिसाब पे भी लगता है, हर यूनिट पे 50 रुपए टैक्स। टैक्स मशीनरी हो तो सीसी के हिसाब से भी लगता है, 1300 सीसी गाड़ी पे टैक्स हो रहा है, 1800 पे हो रहा है ना भाई ऐसा? तो ये बात वो कहता है, इट इज लेविड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड
FED is charged on the basis of value or retail price. Some items are chargeable to FED on the basis of weight और सर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स है, गिनती की तकरीबन 16 आइटम है, उस पर लगता है FED इंशाल्लाह सी फैप में पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपके सिलेबस में इतना ही है। इट इज लेविड ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर लगता है और सर्विसेज पर भी लगता है। FED वैल्यू की बेस पर भी चार्ज होता है, वेट और क्वांटिटी की बेस पर भी चार्ज होता है। एक्सपोर्ट्स आर लेविएबल टू 0, एक्सपोर्ट पर 0% FED लगती है। सेल्स टैक्स 18% के हिसाब से लगता है। किस आइटम पर? ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान पेबल बाय द इंपोर्ट, ऑल सप्लाईज मेड और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान। सर इंपोर्ट पर भी लगता है और सेल्स पर भी लगता है 18% के हिसाब से। ये सेल्स टैक्स हो गया। और एक बार जल्दी से इसको गो थ्रू करना है। अगर 10 बार सवाल आया है तो 4 बार सवाल इनडायरेक्ट टैक्स से खास तौर पे उसने पूछा। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के दरमियान में एक दो और बातें मेरे ज़हन में आ रही हैं। सर डायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी का इम्कान ज्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी का इम्कान कम है। एक बात ये नोट करो अपने पास, किताब में नहीं लिखी हुई। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स एवेजन के चांसेस ज्यादा हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स एवेजन के चांसेस कम है। दूसरा, दूसरी क्या बात करनी थी? डायरेक्ट टैक्स में इकोनॉमीज ऑफ कलेक्शन अचीव होती हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन एक्सपेंसिव होती है। सर दरमियान में दूसरी पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है ना। टैक्स को कलेक्ट करने का खर्चा वो इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा है और डायरेक्ट टैक्स में कम। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंसेस की बात करें तो एडिशनल ये 2 पॉइंट्स भी मेंशन कर लेना। एक तरफ डेफिनेशन लिख देना, दूसरी तरफ एग्जांपल लिख देना, तीसरी तरफ टैक्स एवेजन लिख देना, चौथी तरफ टैक्स इकोनॉमीज ऑफ कलेक्शन लिख देना। तो ये 4 पॉइंट्स आप लिखेंगे डायरेक्ट टैक्स के हवाले से भी और इनडायरेक्ट टैक्स के हवाले से भी। ब्लैक मनी वो मनी होती है जो आप टैक्स वालों को शो ही नहीं करते। सर जी जो टैक्स जो आप शो ही नहीं कर रहे उस पर कैसे टैक्स लगेगा? वो तो आप छुपा के रखते हैं। डायरेक्ट टैक्स में इकोनॉमीज ऑफ कलेक्शन अचीव हो पाती हैं। सर ये जो बैंक के अंदर पैसे रखे होते हैं उस पर प्रॉफिट आता है, वो भी वो फाइलर को काट के देते हैं। हाँ जी। नॉन फाइलर को सर वो जो फाइलर को 15% काटते हैं। हाँ जी। अब डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स, इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स होगा। उसका भी बैंक को सबूत देता है? उसका भी बैंक सबूत देता है। और सर जब कोई गाड़ी परचेज करने जाते हैं उस पे भी वो फाइलर के लिए लैदा होता है, नॉन फाइलर के लिए? बिल्कुल होता है। वो कौन सा टैक्स होता है? वो भी एडवांस टैक्स होता है, वो भी इनकम टैक्स होता है, वो भी डायरेक्ट होता है। यस। लो सर जल्दी से एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स रीड कर ले जरा। लो सर जी, हमने आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में ये बताया जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करवाया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल में इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स। फिर इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इंटरमीडियरी के थ्रू जमा करवाया जाता है। इसमें कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स शामिल।
अब अगली बात सुने, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान अब तक आया तो नहीं, लेकिन आपकी ICAP की किताब में ना इसको काफ़ी मुश्किल करके लिखा हुआ है। मैंने कोशिश की इसको बड़ा आसान और सादा कर दूं कि आप इसको सन के हिसाब से याद कर लेंगे तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। 1857 में हुई थी जंग आज़ादी। 1860 में उस जंग आज़ादी के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने इंट्रोड्यूस किया था, पहली बार जो गोरे थे यहाँ पर, उसने फॉरेन इनकम टैक्स, फॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट बनाया था 1860 में, जो जंग आज़ादी की वजह से उनका डेफिसिट में बजट आ गया था, डेफिसिट आ गया था, उसको ओवरकम करने के लिए 1860 में ये कानून बना और 1865 में रिपील का मतलब है मनसूख, खत्म हो गया। फिर 1886 में दोबारा इनकम टैक्स एक्ट बना और ये जनरल इनकम टैक्स था जो सिर्फ किस पे लगाया गया था, ट्रेडर्स पर लगाया गया था और मखसूस सूबों पर था, मखसूस सूबों पर था। सारे इंडो पाक पर नहीं था, उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं ना बना था। 1914 से 1918 में हुई थी जंग अजीम पहली। 1917 में ग्रेजुएटेड सुपर टैक्स एक्ट ऑन इनकम ओवर 50 लाख एंड ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज। ग्रेजुएटेड सुपर टैक्स एक्ट ऑन इनकम ओवर 50,000 सर जी 1917 में जो कानून बना था उसके तहत 50,000 से ऊपर जिनकी इनकम थी, अब उस वक्त 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट थी सर, और ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। सर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? कंपनी ने जो प्रॉफिट्स कमाए और उसमें से प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर को हिस्सा देके जो बाकी बच गए, जिसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पे भी टैक्स लगता था। 1918 में भी वार टाइम्स अमेंडमेंट, जंग की वजह से कानून में कुछ तब्दीली आई। 1920 में 1917 के कानून में तब्दीली की गई थी, लेकिन 1922 में सारे इनकम जो 1886 वाला कानून था और 1918 वाला जो कानून था 1917 वाला कानून था, सारों को इकट्ठा करके एक बड़ा अच्छा कानून बनाया जिसका नाम इनकम टैक्स एक्ट 1922 था। ये वाला कानून चलता रहा 1947 में पाकिस्तान बना तो ये वाला कानून लागू था सर, और फिर 1979 में जाके पाकिस्तान ने पहला टैक्स का कानून बनाया, यानी 1922 से लेकर पाकिस्तान जब बना तब भी 1922 वाला कानून चल रहा था, और 1979 में जाके कहीं पाकिस्तान ने पहला कानून बनाया था, और वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1971 था जो 1 जुलाई 1979 से लागू हुआ था। ये वाला कानून 23 साल तक चलता रहा और ये मुशर्रफ के दौर में 13 सितंबर 2011 को अनाउंस हो गया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। 2023 आज आ गया, अभी भी कौन सा कानून चल रहा है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो सर ये हर साल जो तब्दीली होती है ये क्या है? अब सुनो, मैंने आपको कहा था कि ये जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब ये बात बताऊंगा। जो हर साल तब्दीली होती है सर ये क्या है? अब मेरी बात आराम से सुनो सर जी। फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत ये जो कानून पास हुआ है ना, ये अमेंड करता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000। ये तरमीम है, तरमीम।
जो तरमीम होती है, जो नेशनल असेंबली ने अप्रूव कर दी है तरमीम, वो तरमीम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तब्दीली कर देती है। तो ऑर्डिनेंस वही रहता है, उसको एडिट कर दिया जाता है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली ले आते हैं, वो पूरा कानून नहीं बदलते। अच्छा जी, मेरी बात समझ आ रही है? वो पूरा कानून नहीं बदलते। मैंने और मेरे भाई ने पार्टनरशिप की, हमने एक एग्रीमेंट किया कि वो और मैं पार्टनर, और हम बस 50-50% के पार्टनर हैं। एक और बंदा आ गया, वो कहता है मैं भी पार्टनरशिप करता हूँ। हम दोनों भाई एग्री हो गए। हमने उसके बाद एक कानून, हमने बजाय कि वो एग्रीमेंट फाड़ दें, हमने उसी में ही लिख दिया कि पार्टनर की तादाद एक और हो गई है और अब ये प्रॉफिट जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम होगा। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? एक ऑप्शन तो ये थी कि मैं वो कानून ही ख़त्म कर देता और नए से एग्रीमेंट लिखता। सर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बरकरार है, सिर्फ उसमें जो तब्दीली है वो कर दी जाती है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2023, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, और इसमें जो तब्दीली है वो किसके जरिए हुई है? फाइनेंस एक्ट 2023 या 2022 जो भी है। अभी जो तब्दीली हुई है लेटेस्ट इन डेट्स में, वो फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए हुई है। पिछले साल जो तब्दीली हुई थी वो फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट मेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022, अमेंडमेंट मेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2023, इस तरह से लिखा होता है। यार ये मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? यही बात मैंने उस वक्त भी बताई थी, मगर मुझे लगा कि उस वक्त आप उतनी बेहतर पिक नहीं कर पाओगे, तो मैंने कहा यार रेलेवेंट जगह पर बताऊंगा तो आप बात को पिक करोगे। सर जी सर जी मैंने आपको सारी बात बता दी। एक क्विक रिकैप फिर दे देता हूँ यार। 1857 में जंग आज़ादी हुई, 1860 में पहला कानून बना जो कि 1865 में रिपील हो गया, 1886 में फिर इनकम टैक्स एक्ट दोबारा बना। ये मखसूस सूबों के लिए और सिर्फ ट्रेडर पे था। उस वक्त सैलरीड पर्सन पे टैक्स नहीं लगता था, सिर्फ कारोबारी बंदे पर लगता था। फिर 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 हुई। 1917 में टैक्स में तब्दीली आई, 1918 में आई, 1920 में फिर आई, और 1922 में एक इनकम टैक्स एक्ट 1922 बना था। फिर 1947 में इंडिपेंडेंस आ गई। फिर 1947 में इंडिपेंडेंस आ गई। फिर 1979 में Income Tax Act of 1922 which remained in force in Pakistan till 30 June 1979. When the new law was announced, the Income Tax Ordinance 1979 with effect from 1st July 1979. ये कानून पाकिस्तान में पहली बार बना था, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। ये 23 साल तक चला, फिर एक नया कानून बन गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये आज तक चल रहा है। यार मुश्किल तो नहीं है, इसको ना वैसे पेपर में आज तक कभी आया नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ जो चीज़ इतनी आसान हो ना उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि यार आ जाए तो बंदा पछताए। मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपको पढ़ाया है इस तरह याद रखो तो ये 2 मिनट की गेम है, रिवाइज करना इसको मुश्किल नहीं। सर जी क्वेश्चन नंबर E1 भी करवाया था। पेपर में ऐसे डेट्स के साथ ही आएगा, ये कैसे? पेपर में वो आपको पूछेगा हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन की बात बता दीजिए। तो आने नहीं है इस पेपर में, तो फिर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही आएगा अगर आया तो। सारे as it is छाप दें। अगर आपको ये देखिए डिपेंड करता है, वो अगर आपको कह देता है कि सवाल क्या पूछता है इस पे डिपेंड करता है। अगर वो आपको कह देता है कि पाकिस्तान बनने के बाद किस तरह तब्दीली आई, तो फिर 1922 से ऑनवर्ड सारी बातें लिख दें कि जी 47 में बना, तो 48 में कौन सा कानून था?
1922 वाला, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो ये वाली बात करता है तो 1922 से ऑनवर्ड्स आप ये वाली बात लिख दें, अगर वो आपसे को करता है। बहरहाल मुझे लगता है कि ये इतना आसान कर दिया कि इसको याद रखना मुश्किल नहीं है। लो सर, क्वेश्चन नंबर 1 पुराना सवाल है 10 नंबर का, तो अब ये चैप्टर 1 2 3 पूरा मिला के 8 नंबर का है, तो 10 नंबर का तो ये सवाल अब नहीं आ सकता। हर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की उसने यहां पर बात की है। क्वेश्चन नंबर 2 टैक्स इज यूज एज अ डेवलपमेंट, 5 नंबर, सिंपल कॉपी पेस्ट है, क्या इसको कराने की दोबारा जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, फिर दोबारा वही। क्वेश्चन नंबर 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्ट, सर घुमा फिर आ गए, बात वही पूछता है सर जी। अब ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स आएगा तो लिखना क्या है? सर जी आइडियली एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है तो मैं चाहता हूं सर जी ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पॉइंट्स नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स वाले आपकी जेब में है, इसमें से कोई भी लिख दीजिए। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 6 इनडायरेक्ट टैक्सेस बताइए, और पढ़ लिया सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो लिखने दे। सर जी ये अपडेट नहीं हुआ, हो सर जी आपके सामने है। अच्छा भाई वो हमने अपडेटेड, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स लेवी ऑफ, यार कौन से हैं? बेनिफिट प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, इक्वल, यार मुश्किल तो नहीं है। ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, वही सर एक्सप्लेन करना था, खाली नाम नहीं थे, ठीक है इसको एक्सप्लेन करना था। सर 5 ways by which taxes can be used for the development of the country, फिर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 9 करवाया क्लास में। फिर क्वेश्चन नंबर 10 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स 3 प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम। लो सर साउंड टैक्सेशन सिस्टम भी आ गया। लो सर अब आपके सामने सारे सवाल हैं, सारा चैप्टर हमने 100% कंप्लीट कर लिया है। सर कल इसका टेस्ट है, तैयार हो सकता है? आइडियली मैंने भी कंप्लीट नहीं कराया था तो मैं वरना विद इन द क्लास ये टेस्ट रख देता, ठीक है। अभी मेरे पास अपने पास इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद 45 मिनट है अपनी क्लास के, तो आइडियल तो ये था कि इस क्लास में टेस्ट हो जाता, लेकिन जाहिर बात है क्लास शुरू होते वक्त मैंने भी कुछ चैप्टर पेंडिंग था तो वो मैं रख नहीं पाया। लेकिन सर देखें बात ये है साथ साथ पढ़ के साथ साथ अटेम्प्ट करना ही आर्ट। सो सर मेरे मुताबिक मैंने आपसे हर रोज 4 घंटे की बात की है, लेकिन अगर आप इन 2 दिनों में और अगर कल नहीं भी पढ़ा तो भी 3 घंटे पढ़ लें, आज ये चैप्टर आराम से आपकी टिप्स पे आ जाएगा। सर मसला पता क्या है, इसमें से 4 से 6 नंबर का सवाल आना है और उसमें से आपने आधा नंबर भी नहीं कटवाना, ये हलवा होता है। इस तरह के सवाल में से नंबर कटवाना बेवकूफ़ी है, और इतने सवाल पड़े हैं नंबर कटवाने के लिए। तो ठीक हो गया भाई। तो भाई ये हमारा पॉइंट था। आज हमने जो है वो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। इंशाअल्लाह कल जो है वो हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे। कल हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे, स्केड्यूल को फॉलो करेंगे
अब आप ये बताइए हमारा क्या भाई, हम सुबह 10 बजे का इनको टाइम दे दें, सुबह 10 से 4, सुबह 10 से 4, 3 बजे ये क्लास होती है, 10 से 3 कर ले, सुबह 10 से 3 बजे तक जो आपके पास टाइम हो उसमें आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्लास चूंकि 5 बजे खत्म होती है तो उसके बाद हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा। सर जी मेरा ख्याल है कि अगर किसी बच्चे की तैयारी हो तो 30-35 मिनट में वो कर जाएगा। वैसे 30 मार्क्स का टेस्ट होगा, 30 तकरीबन तो 30 मार्क्स का, ठीक है। सर वो जो क्लास में टेस्ट हुआ था ये डिफरेंट होगा ना उसमें? जी क्लास वाले टेस्ट से इंशाल्लाह डिफरेंट होगा, इसकी डेट मुख्तलिफ होगी। तो भाई सर क्लियर हो गई बात। सर जी आज हमारा ये अपना टारगेट कंप्लीट हो गया है, हम आज की क्लास यहाँ पे ऑफ करते हैं। मैं आपको यही बात कहूंगा कि यार आपको 4 घंटे, मैंने कहा 4 घंटे मुझे दें, जब आपका तैयार हो जाए तब छुट्टी है मेरी तरफ से, आज भी छुट्टी है अभी मेरी तरफ से। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।